हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 23 सितंबर। 23 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप से रिलेटेड। इंडिया यूएस का रिलेशनशिप जो है वो पिछले 2 डिकेड के अंदर में काफी ज्यादा सुधरा था, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नई एडमिनिस्ट्रेशन जनवरी के अंदर में आई है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर में जिस तरह से ब्लंडर करते जा रहे हैं, और ब्लेंडर जो है वो मोस्टली इंडिया की फर्म के अंदर में, इंडियन कंट्री के रिस्पेक्ट में कुछ ज्यादा हो रहे हैं। इसी बीच में हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो इस साल की अपनी 5वीं विजिट जो है वो यूएसए की कर रहे हैं। सबसे पहली विजिट जो है वो जनवरी में हुई थी, जहां पर जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति गए हैं, उनके साथ मुलाकात हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप ने इनविटेशन भेजा था कि जब उनकी स्वेरिंग सेरेमनी होगी तो वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे। एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर एस जयशंकर जी गए थे और उसके बाद से 3 बार जा चुके हैं और ये इस साल की 5th विजिट है हमारे विदेश मंत्री। यहां पर यह विजिट जो है एस जयशंकर जी की, वो इसीलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली और 26 तारीख को इंडिया को अपना जो पॉइंट है वो विश्व के सामने रखना है। इस मीटिंग के अंदर में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना था, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। अब एस जयशंकर जी जो हैं वो इंडिया का पूरा पॉइंट जो है वो विश्व के सामने रखे। लेकिन इसी बीच में कल जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो विदेश मंत्री होते हैं, उनके साथ यहां पर बातचीत हुई है और यहां पर बातचीत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिश्ते हैं उनके अंदर में काफी खटास आ चुकी है। पिछले 2 महीने के अंदर में इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप में जितने चेंजेस आए हैं, उसी बीच में हमारे विदेश मंत्री का अमेरिका के विदेश मंत्री से मिलना ये दिखाता है कि अभी यहां पर इंडिया जो है वो हर एक मसले का जो हल है वो बातचीत से करना चाहता है। पॉइंट आता है कि 2 महीने में ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप में कई सारे बदलाव हुए। यहां पर सबसे पहला बदलाव जो हुआ था वो टैरिफ्स का था, जहां 50% टैरिफ जो हैं वो इंडिया के गुड्स के ऊपर लगा दिए थे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसके अंदर में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% टैरिफ जो है वो रशियन ऑयल को परचेज करने की वजह से। उसके बाद इसी वीकेंड के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जो H1B वीजा जो अमेरिका के अंदर में जाने के लिए चाहिए, उसके अंदर में जो फीस है उसको हाइक कर दिया था। H1B वीजा जिसको भी मिलता था उसके लिए एक फीस लगती थी, वो $1800 हुआ करती थी, लेकिन उसको बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसकी वजह से भी इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप के अंदर में काफी बदलाव और एक खटास पड़ गई है, क्योंकि H1B वीजा पाने वाले जो सबके सब जितने भी लोग हैं विश्व के अंदर में 71% जो हैं वो इंडियंस होते हैं। और अब इंडियंस जो हैं वो H1B वीजा को नहीं पा पाएंगे क्योंकि यहां पर इतनी ज्यादा फीस लगा दी। इसके बाद जो इंडिया ईरान के अंदर में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा था और चाबहार पोर्ट के ऊपर में इंडिया ने लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, यहां पर यूएसए ने हमें जो वेवर दे रखा था अब उससे भी हट गया। इसकी वजह से जो इंडिया और ईरान के रिश्ते थे, और डोनाल्ड ट्रंप की पिछली टर्म के अंदर में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे यूएसए ने, और उसके बाद इंडिया ने जो ऑयल है, ईरानियन ऑयल, उसको परचेज करना बंद कर दिया था। लेकिन इंडिया ने कहा था कि जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया डेवलप कर रहा है और यहां पर कंसेशन मिलना चाहिए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चाबहार पोर्ट का जो कंसेशन था वो भी हटा दिया है, और इंडियन फर्म्स अगर वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करती हैं, कोई पेमेंट करती हैं, तो उनके ऊपर भी सैंक्शंस लग सकते हैं। और जिस तरह से यूएस और पाकिस्तान के बीच में जो नए टाई अप हो रहे हैं, ये सारे के सारे बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप के प्रति। अब इसी बीच में मार्को रूबियो और एस जयशंकर की मुलाकात हुई है, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अभी तक हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग के अंदर में कुछ भी डेवलपमेंट जो हुई है वो सबके सामने नहीं आई। यहां पर इसी महीने के अंदर में जो टैरिफ्स लगे
इससे रिलेटेड जो हमारा डेलीगेशन है, इंडियन डेलीगेशन, जिसको अध्यक्षता कर रहे हैं पीयूष गोयल, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं, वो भी यूएसए जा चुके हैं। और यूएसए के अंदर में ये बातचीत की जाएगी कि अब जो 50% के टैरिफ और उसके साथ साथ जो वीजा हाइक की गई है फी के अंदर में, यहां पर इन दोनों मुद्दों के ऊपर में बातचीत हो सकती है। जहां पर कल पीयूष गोयल ने प्रेस ब्रीफिंग के अंदर में यह बात सुनिश्चित की कि जो यूएसए है वो इंडियन गुड्स के साथ साथ इंडियन पीपल जो हैं उनसे भी डरता है, और इसीलिए H1B वीजा के अंदर में जो फीस है उसको बढ़ाया है। यहां पर बड़े ही मजाकिया तरीके से जो पीयूष गोयल ने ये बात जो है ये मीडिया के सामने रख दी है, और ये बताता है कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप लेने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी को हार्म करने के लिए जो यूएसए अपनी पॉलिसीज के अंदर में बदलाव कर रहा है, उसका इंप्लीकेशन जो भी होगा यहां पर इंडिया उसका काउंटर मेजर लेगा। यहां पर जिस तरह से अब ये फी हाइक हुई है, वीजा फी हाइक H1B वीजा का अंदर में, इसका इंपैक्ट जो है वो इंडियन सॉफ्टवेयर और जो सर्विसिंग फर्म्स है उसके स्टॉक के अंदर में भी देखा गया। मंडे को जब सेंसेक्स और हमारी स्टॉक एक्सचेंज उठी और H1B वीजा की जो फीस जिस तरह से बढ़ाई गई है, यहां पर लगभग 3% से लेके 5% तक जो शेयर्स हैं उनकी जो वैल्यू है उसके अंदर में गिरावट देखी गई। यहां पर अब ये देखना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर में जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी जीडीपी के अंदर में, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से H1B वीजा के तहत जो फीस हाइक की है उसकी वजह से हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर में जो गिरावट आएगी उसको किस तरह से देखा जाए और उसको हम किस तरह से कमी कर सकते हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ जो फी हाइक की है, वहीं पर इंडियन फर्म्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है, जहां पर अब चाइना और यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि वो चाहते हैं कि जो इंडियन टेक्नोक्रेट्स हैं वो अब चाइना और ईयू के अंदर में जा सकते हैं, और उन्होंने अपनी फीस के अंदर में अब गिरावट कर दी है। यहां तक कि चाइना ने जो अपना के वीजा है वो लॉन्च कर दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर इंडियन जो हैं वो चाइना के अंदर में आते हैं, अपनी फर्म बनाते हैं, उन सबको कई सारे एडिड बेनिफिट भी मिलेंगे। तो अब देखना यह होगा कि क्या इंडियन टेक्नोक्रेट्स जो हैं, जो पहले यूएसए जाते थे, अब चाइना और यूरोपियन यूनियन जाएंगे। लेकिन जो अब शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने की वजह से हमारे सर्विस सेक्टर को क्या नुकसान होने वाला है, ये देखने की बात है। वहीं पर जो नास्कॉम है उसने कहा कि जिस तरह से अब H1B वीजा की क्लैरिफिकेशन आई है, उससे अब जो नुकसान है वो अब कम होगा। अब हमारे पास एक ब्रीदिंग टाइम आ गया। यहां पर बात आती है कि नास्कॉम क्या है। ये एसोसिएशन है सॉफ्टवेयर और सर्विसिंग सेक्टर की, और 1988 के अंदर में बनी थी। और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से H1B वीजा की जो फीस का जो मामला आया था, अब उसके अंदर में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी क्लैरिफिकेशन दी है, जहां पर पहले ये कहा जा रहा था कि जो एनुअल फीस है वो देनी पड़ेगी $1,00,000। अब यहां पर जो $1,00,000 है वो वन टाइम फीस कर दी गई है, और वन टाइम फीस की वजह से अब यहां पर जो हमारा सॉफ्टवेयर सेक्टर है उसके जितने भी एम्प्लॉयज जो हैं वो जो अमेरिका के अंदर में H1B वीजा के तहत है, अब किसी भी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं होगी। और अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हम कितने लोगों को H1B वीजा दें। यहां पर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है, जहां पर विरोध करने वाले एलोन मस्क, अमेज़न और मेटा, अलग अलग जितनी भी फर्म्स हैं, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से फी हाइक की है, यहां पर उनका विरोध हो रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से फी हाइक की जाएगी तो जो टेक्निकल एडवांसमेंट यूएसए की है उसको काफी हार्म हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब की जो मेन मैनेजमेंट पोस्ट है वहां पर अब इंडियंस हैं। तो इंडियंस जो H1B वीजा के तहत वहां पर जाते हैं, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है टेक्निकल एडवांसमेंट के अंदर में। अब देखना यह होगा कि
एस जयशंकर जी, पीयूष गोयल जी अब यहां पर क्या बातचीत करते हैं और यूएसए से हमें क्या यहां पर बेनिफिट मिलता है, और हमारी जितनी भी सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं उनको जो नुकसान हुआ है अब उसके लिए क्या यूएसए की बजाय वो अलग अलग क्षेत्रों को देखेंगे, ईयू जाएंगे, चाइना जाएंगे, और इंडिया को अपना डाइवर्सिफिकेशन देखना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा एनिमी कोई भी देश नहीं है, सबसे बड़ा एनिमी ये है कि हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो यहां पर हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना चाहिए और स्वदेशी 2.0 करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर में समय लगेगा। और इस ट्रांजिशन के दौर के अंदर में इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या फाइनल रिजल्ट निकलेगा, जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड है। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में थे और यहां पर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने देश के अंदर में सत्ता में बहुत ज्यादा समय तक भागीदारी रखी है, यहां पर पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको नेग्लेक्ट किया है कांग्रेस पार्टी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने जो सेंटर है वो बनाकर रखा है डेवलपमेंट का नॉर्थ ईस्ट को। यहां पर उन्होंने कहा कि 2014 से लेके अब तक 70 विजिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हो चुकी हैं, और यहां पर उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि सेंटर मिनिस्टर है, सेंटर ऑफिसर्स जो हैं, लगभग 800 विजिट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हो चुकी हैं। और वो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है, जो अब तक डिफरेंट सरकारों के अंदर में यहां पर जो डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, प्रॉपर डेवलपमेंट पहुंचे और नॉर्थ ईस्ट जो है वो डेवलपमेंट के नए आयाम हासिल करे। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर में 1290 करोड़ के अलग अलग परियोजनाएं जो हैं यहां पर इनॉग्रेट की हैं, और उसके साथ साथ यहां पर उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि देश के अंदर में जिस तरह से अर्थव्यवस्था के अंदर में अभी जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं और इन सब का असर जो है वो देश के हर एक कोने तक पहुंचना चाहिए, और उनकी सरकार जो है इस बात को सुनिश्चित करेगी। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से रिलेटेड है, जहां पर कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो मोरक्को है उसके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट जो एमओयू है उसको साइन किया है, जिसके अंदर में अब जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो बना है इंडिया और मोरक्को के बीच में। यहाँ पर अब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि जो इंडिया की एम्बेसी है मोरक्को के अंदर में वहां पर एक नई विंग बनाई जाएगी जो डिफेंस विंग होगी, और यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है इंडिया और मोरक्को के बीच में, यहाँ पर अलग अलग ड्रिल्स की जाएंगी, ट्रेनिंग की जाएंगी, और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो स्पेशल ऑपरेशंस करेंगी, ट्रेनिंग करेंगी और नए नए ऑपरेशंस करेंगी, ताकि अटलांटिक सी और इंडियन ओशन के अंदर में हम यहां पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकते। यहां पर मोरक्को ने पूरी तरह से समर्थन दिया और ये कहा है कि जिस तरह से इंडिया का डिफेंस के क्षेत्र के अंदर में जिस तरह से टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है, मोरक्को यहां पर चाहता है कि वो इंडियंस जो गुड्स हैं उनको परचेज करे, डिफेंस गुड्स को, और यहां पर जो स्ट्रेटेजीज हैं और जो ट्रेनिंग है उसका लाभ ले पाए मोरक्को। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो ब्रिटेन से आई है, जहां पर ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, वो 7 से 9 अक्टूबर के बीच में इंडिया आ सकते हैं, और ये विजिट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसी साल इंडिया ने यूके और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन किया था, और उसके बाद यहां पर 2026 में जब ये एग्रीमेंट लागू हो जाएगा, यहां पर कीर स्टारमर चाहते हैं कि अलग अलग क्षेत्र जिसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी, यहां पर और ज्यादा जो डील्स हैं वो की जाए इंडिया के साथ, ताकि जो जॉब्स हैं वो यूके के अंदर में आ सके। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर में जिस तरह से रिसेशन आया है ब्रेक्सिट के बाद से, वो चाहते हैं कि यूके को और ज्यादा बेनिफिट मिले, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब इंडिया के साथ होगा, इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन जो है, जब इंडिया की मार्केट का एक्सेस यूके को मिल जाएगा तो उससे जो उनकी इकोनॉमी जो गिरती जा रही है उसको एक लाइफलाइन मिल सकती है। यहां पर कीर स्टारमर जो हैं वो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर में भी यहां पर बातचीत हो सकती है, जहां पर यूके की जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सब की सब इंडिया के अंदर में अपना कैंपस खोल सकती है, और इंडियंस जो हैं वो अब
यूके बेस्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस इंडिया के अंदर में खुलेंगे और इंडियंस जो हैं वो इंडिया में रहते हुए ही जो यूके बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम है उसका लाभ उठा पाएंगे। अब देखना ये होगा कि जो 7 से लेके 9 अक्टूबर के बीच में जो बातचीत होगी वो कहां होगी। अभी तक सिक्योरिटी कारणों की वजह से ये अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जो कीव स्टाइमर है उनकी मुलाकात होगी और जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो जुडिशरी से आई, जहां पर जुडिशरी के अंदर में कुछ रिफॉर्म्स की बात हुई। यहां पर रिफॉर्म्स जो हैं वो 2 अलग अलग जजेस ने बात की, जहां पर पहली बात जो है वो जज MM सुदर्शन ने की, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और हमारी जुडिशरी के अंदर में अलग अलग केसेस आ रहे हैं और जो केसेस हैं वो डिफ्लेमेशन लॉ से रिलेटेड हैं, जहां पर जो डिफ्लेमेशन के लॉ है यहां पर अब हमें डीक्रिमिनलाइज करने की जरूरत है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो कानून है उसके अंदर में हमें यहां पर क्लैरिटी चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में यहां पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जहां पर यह कहा गया था कि जो आर्टिकल 19 हमारे संविधान के अंदर में है फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, यहां पर उसके अंदर में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती। यहां पर उन्होंने कहा कि जितने सारी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो कई सारे पॉलिटिकल फिगर्स के ऊपर में यहां पर डिफ्लेमेशन केसेस डालते हैं और यहां पर उन्होंने एग्जांपल दिया जिस तरह से राहुल गांधी जी के खिलाफ कई सारे डिफ्लेमेशन केस लगे हुए हैं अलग अलग पार्ट के अंदर में, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है उनके जो रिमार्क। यहां पर उन्होंने कहा कि अब जो केसेस हैं यहां पर हमें क्लैरिटी चाहिए और क्लैरिटी इस तरह की चाहिए कि अब जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो इंडिविजुअल हैं वो सब भी इस बात को सुनिश्चित करें कि वो जो बोल रहे हैं पब्लिक डोमेन के अंदर में क्या उसकी वजह से कोई जो पर्सनल इंटरेस्ट है और उसके साथ साथ एक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर में क्या कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। यहां पर अब क्लैरिटी चाहिए और इसकी जो है यहां पर एक क्लैरिटी चाहिए और यही बात जो है वो जज MM सुदर्शन ने की। वहीं पर हमारे जो नेक्स्ट CJI होने वाले हैं इन लाइन है जस्टिस सूर्यकांत। यहां पर उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर इवैल्यूएशन मेथड होना चाहिए जजेस का। यहां पर जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वो एक प्ली को जो बेल की प्ली है जो झारखंड से आई थी मर्डर से रिलेटेड थी, यहां पर उसकी सुनवाई कर रहे थे और यहां पर उन्होंने ये रिमार्क दिया जहां पर उन्होंने कहा कि जो जजेस है वो डे एंड नाइट काम करते हैं, लेकिन यहां पर एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए जो इवेल्युएट करे कि जजेस जो हैं वो किस तरह से अपने केसेस को डिस्पोज ऑफ करते हैं। और यहां पर उन्होंने स्पेशल बात की कि जजेस का जो मेन काम है कि वो अपना जो जजमेंट है उसको डिलीवर करे और एक लेजिटिमेट एग्जीक्यूशन जो है उसका होना चाहिए। अब यहां पर 2 जजेस जो हैं और नेक्स्ट CJI जो है वो चाहते हैं कि जजेस जुडिशरी के अंदर में कुछ रिफॉर्म होने चाहिए और जस्टिस सूर्यकांत जब CJI बन जाएंगे तो इस तरह के क्या रिफॉर्म्स हमारी जुडिशरी के अंदर में दिखेंगे। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो भी जस्टिस सूर्यकांत से रिलेटेड है, जहां पर जो DK शिव कुमार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, यहां पर उनके खिलाफ CBI जो है वो इंक्वायरी कर रही है डिस्प्रोपोर्शन एसेट से रिलेटेड। लेकिन कर्नाटका के अंदर में कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने यहां पर CBI को एक्सेस देने से मना कर दिया है। और अब जो ये पर्टिकुलर केस है ये जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई करेगी, जहां पर अब जो DK शिव कुमार 2018 से लेकर 2020 तक जो मिनिस्टर रहे थे HD कुमार स्वामी की सरकार के अंदर में, उनके खिलाफ ये मामला है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति ली थी और CBI जांच कर रही थी। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने अब लॉ के अंदर में बदलाव कर दिया और CBI को एक्सेस देने से मना कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जस्टिस सूर्यकांत इस मैटर को सुनवाई करेंगे। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा कि जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था 12 जून को अहमदाबाद के अंदर में, यहां पर जो AIIB है जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है, यहां पर अब जो सिलेक्टिव रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई है ये गलत है। यहां पर एक NGO ने पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि जिस तरह से अब यहां पर सिलेक्टिव रिपोर्ट आ रही है, यहां पर जो पायलट्स हैं उनको यहां पर
इसके लिए जिम्मेवार बताया जा रहा है और ये टोटली गलत है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि AIIB जो है वो अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत करेगी और उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि जो AIIB है वो अपना जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसको ठीक से कर रही है या नहीं कर रही। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो दिल्ली दंगों से रिलेटेड है और दिल्ली दंगों के अंदर में उमर खालिद समेत जो 2020 से लेके अब तक जेल के अंदर में है, उनकी जो बेल प्ली है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यहां पर लगी और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो दिल्ली पुलिस है उसको यहां पर निर्देश दिया है कि वो अपने जो दस्तावेज हैं, जितने भी दस्तावेज हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएं और 7 अक्टूबर को इस पर्टिकुलर केस के अंदर में अब आगे सुनवाई। यहां पर कई सारे प्रोटेस्ट देखे गए जहां पर उन्होंने कहा कि 5 साल हो चुके हैं और अब तक जो यहां पर आरोपी हैं उमर खालिद समेत उन सबको अभी तक बेल नहीं दी गई है। बेल जिस तरह से डिनाई की जा रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डिनाई की थी, यहां पर अब प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं कि जो बेल है वो एक फंडामेंटल राइट है और 5 साल से लेके अब तक उन्हें जिस तरह से बेल डिनाई की जा रही है ये उनके मूलभूत अधिकारों का हनन है। अब 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर में सुनवाई करेगा और जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इंडियन नेवी से रिलेटेड है, जहां पर इंडियन नेवी के अंदर में इस साल के अंदर में लगभग 54 ऐसे वेसल हैं जो इंडियन नेवी के अंदर में नए इंक्लूड होने वाले हैं और ये बनाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर में। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि 10 से ज्यादा वेसल जो है वो इस साल अब तक इंक्लूड कर दिए गए हैं इंडियन नेवी के अंदर में और इसकी वजह से जो इंडियन नेवी है वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर में अपना जो सागर प्रोजेक्ट है उसको यहां पर ढंग से चला पा रही है। सागर क्या है? सागर का है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो इंडियन ओशन रीजन है यहां पर इंडिया जो है वो चाहता है कि एक समानांतर और एक प्रॉपर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रहा जाए, जहां पर इंडिया जो है जितने भी जो आइलैंड कंट्रीज है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, इन सब, मॉरिशस है, इन सब के साथ मिलकर एक साझेदारी करे और इंडियन ओशन के अंदर में जो डिफेंस है उसको मजबूत किया जाए। यहां पर एक और बात पता चली है जहां पर 2035 तक लगभग 200 वॉरशिप और सबमरीन जो है वो इंडक्ट कर दी जाएंगी और इंडियन नेवी जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जहां पर उन्होंने कहा था कि जो जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है, जितनी भी जो FIRs है, उसके अंदर में जो कास्ट रिलेटेड जो मामला है उसको हटा दिया जाए और यहां पर यह कहा गया था कि जो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट से रिलेटेड जितने मामले हैं वहीं पर सिर्फ कास्ट को मेंशन किया जाए। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तक कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से जो जाति शब्द का इस्तेमाल करते हुए रैली होती हैं यहां पर उसके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए और इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक प्रॉपर ऑर्डर साइन किया है जहां पर उन्होंने कहा है कि जो कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिकल रैलीज होती थी स्टेट के अंदर में अब उनके ऊपर बैन लगा दिया। यहां पर अब ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि जो बीजेपी है वो भी इसके अंदर में इन्वॉल्व थी, लेकिन यहां पर अब बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि अब इस तरह की जो रैलीज हैं वो नहीं होंगी। अब जिस तरह का एक प्रोग्रेसिव स्टेप जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से इंप्लीमेंट किया है, क्या एहसास जो स्टेप है वो पूरे देश के अंदर में होना चाहिए और आपका इस बारे में क्या विचार है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारे जो 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है अरविंद पगारिया जी, उनसे रिलेटेड एक जेपीसी बनाई गई थी और जेपीसी का काम यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है जो बिल संसद के अंदर में लाया गया था, जहां पर यह कहा गया था कि जो स्टेट और सेंटर के जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ। यहां पर जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा कि जिस तरह से इलेक्शंस हर 4 से 5 महीने के अंदर में होते हैं, जो सेंटर है जिस तरह के जो रिफॉर्म्स आने चाहिए वो नहीं आ पाते क्योंकि आचार संहिता लग जाती है। यहां पर जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो ये कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे पहले जो जेपीसी है वो पूर्व CGI उन सबसे मुलाकात कर चुकी है और वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर में जितने भी जो लॉ से रिलेटेड प्रावधान है
जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को डिफाई किया जा सकता है, उन सबसे रिलेटेड अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। अब इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के अंदर में जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन सबके साथ अब बातचीत की जाएगी और अब सारे पहलू जो हैं वो रखे जाएंगे। और ये जो जेपीसी बनाई गई है इसकी अध्यक्षता कर रही है पीपी चौधरी जी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो एक अच्छी खबर से आई है, जहां पर सीपीसीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यहां पर उन्होंने कहा है कि जो रिवर फ्रंट्स है और जो रिवर फ्लो होती है यहां पर अब 2023 के मुकाबले के अंदर में कई सारी जो रिवर्स है वहां पर पोल्यूशन का स्तर जो है वो कम हुआ। यहां पर उन्होंने बताया कि लगभग 311 ऐसे रिवर स्ट्रेचेस थे जिसके अंदर में 2023 में जो पोल्यूशन से थे, अब यहां पर 296 रह गए हैं और जो रिवर्स हैं जो 279 थी अब वो 271 हो गई। यहां पर उन्होंने कहा कि रिवर्स के अंदर में जो पोल्यूशन है वो कम हो रहा है, लेकिन यहां पर अभी भी जो बेंचमार्क है वो अभी तक पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ है और यहां पर हमें और ज्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी उत्तर प्रदेश से आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर में अब प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट की वजह से एफआईआर लॉन्च करवा दी गई। यहां पर प्रोटेस्ट किस लिए रखा गया था कि बहुत सारे लोगों ने यहां पर प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनके बर्थ से रिलेटेड यहां पर एक होल्डिंग्स लगा रखी थी और जो होल्डिंग्स है उसके अंदर में था वी लव प्रॉफिट, लेकिन जो होल्डिंग्स हैं वो इलीगली लगाई गई थी और उसके बाद यहां पर कार्रवाई की गई, जहां पर जो होल्डिंग्स हैं उनको हटा दिया गया था और इसके बाद कानपुर, लखनऊ, उन्नाव अलग अलग जगह पर यहां पर प्रोटेस्ट देखा गया है और जो पुलिस है उसने कार्रवाई करते हुए यहां पर एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी नेशनल न्यूज से रिलेटेड वो कर्नाटका से है, जहां पर कल जो बानू मुश्ताक है जिनको बुकर प्राइज मिला था और यहां पर कर्नाटका की सरकार ने उनको जो दशहरा फेस्टिवल होता है मैसूर के अंदर में यहां पर चीफ गेस्ट बनाया था। यहां पर बानू मुश्ताक ने तो दशहरा फेस्टिवल है उसको लॉन्च किया और यहां पर उन्होंने कर्नाटका के कल्चर और सिंबल को यहां पर बताया। यहां पर उन्होंने कहा कि जो मां चामुंडा है उनसे उन्हें प्रेरणा मिली है और यहां पर जो बानू मुश्ताक का जो इनॉग्रेशन है वो कर्नाटका हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गया था, जहां पर हमारी जुडिशरी ने कहा कि बानू मुश्ताक जो हैं वही यहां पर इनॉग्रेशन कर सकती हैं क्योंकि हमारा देश जो है वो सेकुलरिज्म के सिद्धांत के ऊपर में चलता है। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो फिलिस्तीन राष्ट्र से रिलेटेड। फिलिस्तीन राष्ट्र जो 1948 के अंदर में जो चार्टर यूनाइटेड नेशन के अंदर में पास किया गया था, जहां पर टू नेशन सॉल्यूशन कहा गया था, अब यहां पर जिस तरह से अलग अलग जो वर्ल्ड की जो लीडर्स हैं और जो कंट्रीज यहां पर फिलिस्तीन देश को मान्यता दे रहे हैं, यहां पर अब फिलिस्तीन देश को बनाने के लिए जो सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा कि जिस तरह से अब यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, जर्मनी ये सब के सब अब यहां पर फिलिस्तीन देश को सपोर्ट करते हैं और इजराइल जो है वो आउटराइटली इसको रिजेक्ट करता है और यहां पर उन्होंने कहा कि जॉर्डन के वेस्ट के अंदर में कोई भी फिलिस्तीन देश नहीं बनने वाला है। अब यहां पर ये देखना होगा कि एक तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अब अपनी पॉलिसी को बदल रहे हैं। 1948 के अंदर में ये पॉलिसी आई थी जहां पर टू नेशन थ्योरी आई थी, जहां पर इजराइल के साथ फिलिस्तीन बनने वाला था और 2025 के अंदर में जाकर वो अपना सपोर्ट दे रहे हैं, फिलिस्तीन राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां पर अब फिलिस्तीन के पास ना तो वो बाउंड्री बची है ना वो लोग बचे हैं। गाजा स्ट्रिप जो है वहां पर गाजा सिटी के अंदर में अब मलबा पड़ा हुआ है, इजराइल ने वहां पर पूरा त्राहिमाम मचा रखा है और वहीं पर जो वेस्ट बैंक है वहां पर भी इलीगल ऑक्यूपेशन हो चुका है। तो जिस तरह से अब इतने साल के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपनी पॉलिसी के अंदर में बदलाव कर रही है, तो क्या फाइनली जो फिलिस्तीन राष्ट्र है वो बनकर आएगा? वहीं पर जो प्रो फिलिस्तीन जो प्रोटेस्ट है वो पूरे यूरोप के अंदर में देखा गया, जहां पर इटली के जो मिलान है वहां पर जो पोर्ट है उनको बंद कर दिया गया है और यहां पर पूरे यूरोप के अंदर में प्रो फिलिस्तीन का जो प्रोटेस्ट है वो देखा जा रहा है। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? एक तरफ जो इजराइल है वो गाजा के अंदर में उनकी जो आईडीएफ फोर्सेस है वो यहां पर लगी हुई हैं और लगभग 65,000 जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो मारे जा चुके हैं और अब बाकी सबको डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो क्या फिलिस्तीन जो देश है वो फाइनली एग्जिस्टेंस में आएगा या नहीं आएगा, ये देखने की बात है। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो
अमेरिका से आई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो चार्ल्स क्लिक जो एक एजेंडा चलाते थे और रिपब्लिकन सपोर्टर थे, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। यहां पर उनके मेमोरियल के अंदर में जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि ये जो चार्ल्स क्लिक वो एक नेशनल हीरो है और उनको हमेशा अमेरिका याद रखता रहेगा। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो मागा उनका जो सपना था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनकी जो सरकार है वो उसकी तरफ काम करती रहेगी। वहीं पर जो चार्ल्स किर्क की पत्नी है, उन्होंने जो एरिका किर्क है, उन्होंने जो किलर है उसको यहाँ पर माफीनामा देने की बात की और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो किलर है उसको माफी मिल जाए और ओवरऑल देश के अंदर में शांति बनेगी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो रशिया से है, जहां पर रशिया ने कहा कि वो अभी 1 साल और अपनी जो न्यूक्लियर आर्म्स लिमिट है उसको यहां पर कर सकता है। अभी भी जो प्रावधान है, जो यूएसए और रशिया के बीच में जो एग्रीमेंट है, वो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर इसके तहत जो रशिया और जो अमेरिका है वो और ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं बनाए जाएंगे। और एक और बात देखने की है, इन दोनों देशों के पास लगभग 10,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और यहाँ पर इन्होंने लिमिट लगा रखी है। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो यूएसए और रशिया जो है वो अपनी न्यूक्लियर साइट्स की जो पोजीशन है उसको एक्सचेंज भी करता है। और अब इससे पहले 5-5 साल का एग्रीमेंट होता था, यहां पर व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने इसको अब 1 साल के लिए एक्सटेंड करने की बात की है। तो क्या यूएसए इस बात को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये देखने की बात। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग यूंग, यहां पर उन्होंने ये कहा है कि वो ओपन है यूएसए से टॉक से रिलेटेड और डोनाल्ड ट्रंप से वो अभी भी बातचीत कर सकते हैं। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की पिछले टर्म के अंदर में जो किम जोंग यूंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात हुई थी और वो फॉन्ड मेमोरीज हैं और इसीलिए अब नॉर्थ कोरिया और यूएसए जो है वो दोबारा से बातचीत कर सकते हैं। जो नेक्स्ट खबर है वो ईरान से आई है, जहां पर ईरान के जो विदेश मंत्री है, यहां पर उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियर टॉक से रिलेटेड अगर कोई ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो वो प्रेशर को नहीं मानेंगे। यहां पर वो ये कह रहे थे कि जिस तरह से E3 कंट्रीज के अंदर में आता है इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, इन सब के साथ अब बातचीत चल रही है कि ईरान के ऊपर में जो सैंक्शंस लगाने की बात थी, अब उन सैंक्शन से बचा जाएगा, लेकिन जो ईरान वो किसी भी तरह की प्रेशर टैक्टिक्स के अंदर में नहीं आएगा। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने जो खैबर पख्तूनवा है वहां पर अपने ही एक विलेज के ऊपर में अटैक किया, जहां पर 24 निहत्थे लोग जो हैं यहां पर मार गिराए गए। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में जितने भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो हैं, जो एनजीओज हैं, वो यहाँ पर आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रही है कि ऐसा किस तरह का ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, जहां पर निहत्थे सिविलियनों के ऊपर में जो एयर स्ट्राइक है वो की जा रही है। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी, वो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति दुतर्ते से है। यहां पर उनके खिलाफ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यहां पर उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है। जो दुतर्ते जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने वॉर अगेंस्ट ड्रग्स के मामले में यहां पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है और इन्हीं को यहां पर जो आईसीसी है उन्होंने अब चार्ज किया है और अभी भी जो दुतर्ते हैं वो आईसीसी की कस्टडी के अंदर। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Khele YouTube channel. Thank you.